मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है श्वसन। क्या नाम है? श्वसन। देखिए, हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है यह तो आवश्यक है कि हमारे शरीर में सबसे पहले पोषण की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो पोषण के रूप में हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन उस पोषण से जो ऊर्जा का निर्माण होता है उस ऊर्जा के निर्माण में श्वसन की बहुत ही आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर में श्वसन नहीं हो तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो श्वसन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम लोग श्वास को अंदर लेते हैं और श्वास जो है वह ग्लूकोज के साथ मिल करके वह ऊर्जा का निर्माण करता है और उसके बाद वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है उसको बाहर निकाला जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वास के रूप में कार्बन ऑक्सीजन को अंदर लेना, उसके बाद वह ऊर्जा का निर्माण करेगा ग्लूकोज के साथ मिलकर के, और वह वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन नाम से ही पता चलता है, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, अनऑक्सी यानी ऑक्सीजन नहीं होना। ऑक्सी श्वसन या अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन का दूसरा नाम वायवीय श्वसन, जबकि अनऑक्सी श्वसन का दूसरा नाम अवायवीय श्वसन है। तो वायवीय यानी वायु की उपस्थिति एक तरह से हुआ। तो जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसको अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सी और अनऑक्सी। तो देखिए, ऑक्सी श्वसन में जो है वह ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है अनऑक्सी श्वसन के तुलना में। ऑक्सी श्वसन से हम लोगों को 38 एटीपी जो है एक ऊर्जा का स्रोत होता है जिसको हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। यह ऊर्जा का एक माप है। तो इसमें जो है ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अनऑक्सी श्वसन में मात्र 8 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो चलते हैं इस पर। सबसे पहला है श्वसन। श्वसन वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन से यहाँ पर तात्पर्य है ग्लूकोज से। कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया एक श्वसन कहलाती है। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय का दूसरा नाम अनऑक्सी श्वसन, अवायवीय का और वायवीय का ऑक्सी श्वसन। एरोबिक रेस्पायरेशन और ये हो गया एरोबिक रेस्पायरेशन। पहला है अवायवीय श्वसन। तो वह श्वसन जो ऑक्सीजन के अभाव में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस श्वसन में बहुत कम ऊर्जा 8 एटीपी मुक्त होती है। ठीक है, दूसरा है वायवीय श्वसन। वायवीय तो वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन की अभिक्रियाएं अनेक एंजाइमों में प्रभाव में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं में एक नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं। चूंकि जो भी ऑक्सीजन की क्रियाएं होती है, मतलब ऑक्सी श्वसन की क्रियाएं जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए निश्चित तौर पर वहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को मनुष्य के लिए ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये चीज आप याद रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो अधिक ऊर्जा कितना होता है? 38 एटीपी मुक्त होती है। ये आप ऑब्जेक्टिव के व्यू से याद रखिएगा कि अनऑक्सी श्वसन में 8 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म हमने लिख दिया।
यह ऊर्जा को मापने की एक इकाई है। इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक और होता है ऊर्जा का स्रोत एडीपी, इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए चलते हैं अब वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। तो दो अंतर तो साफ ही पता चलता है कि वायवीय वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय जो है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और आपको बताया गया था कि वायवीय श्वसन से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन से मात्र 8 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। इसका मतलब ऑक्सी श्वसन में या वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये दोनों अंतर तो आप नहीं भी याद है तो भी आप बना करके लिख सकते हो। चलिए बाकी के लिए देखते हैं। तो पहला है वायवीय श्वसन, यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा है वायवीय श्वसन का प्रथम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिया गया है, क्योंकि श्वसन का मतलब ये भी होता है कि श्वसन के दौरान जब हम लोग श्वास के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण भी होना चाहिए, और ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए प्रथम चरण कोशिका द्रव्य और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि वायवीय श्वसन जो है वह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। ठीक है, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं जल का निर्माण होता है। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और CO2 एवं जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तथा पायरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुवेट भी एक प्रकार का अम्ल ही है। अगला है वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, पहले ही बता चुके हैं इस चीज को, जबकि अवायवीय श्वसन में इसके तुलना में वायवीय की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है किण्वन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन या फिर फर्मेंटेशन। तो पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में, पायरुवेट जो है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसी क्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है, और यह जो क्रिया होती है यह यीस्ट में होती है। यदि यह सवाल पूछा जाए कि किण्वन की क्रिया कहाँ होती है तो इसका जवाब हो जाएगा यीस्ट। चलिए नेक्स्ट है एडीपी। एडीपी जैसे एटीपी होता है उसी तरह से एडीपी होता है। एटीपी जो है वह उच्च ऊर्जा का स्रोत है, जबकि एडीपी वह निम्न ऊर्जा का स्रोत को दिखाता है। तो एडीपी यह निम्न ऊर्जा युक्त रासायनिक अणु है जिसमें फॉस्फेट के 2 अणु होते हैं। एटीपी में 3 होता था क्योंकि उसमें ट्राई हो जाता था, इसमें 2 होता है। वो यह निम्न ऊर्जा का स्रोत होता है, जबकि एटीपी उच्च ऊर्जा का स्रोत होता है। तो खैर यह यदि एडीपी या निम्न ऊर्जा युक्त रासायनिक अणु है जिसमें फॉस्फेट के 2 अणु उपस्थित होते हैं, इसका पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब हम लोग पौधों के श्वसन पर। पौधों के श्वसन पर आप लोग ने पिछला चैप्टर में पोषण में पौधों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें क्या होता था कि पौधों में पोषण यानी उसके अंदर जो है ग्लूकोज की प्राप्ति के लिए उसको 4 चीजों की आवश्यकता होती थी। क्या क्या चीज था वो? सूर्य प्रकाश था,
कार्बन डाइऑक्साइड था, जल था और साथ ही साथ क्लोरोफिल था। ये 4 चीज चाहिए था पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए, यानी सीधा सीधे पौधों को भोजन बनाने के लिए। तो उसमें क्या होता था कि प्रकाश संश्लेषण के बाद, हम लोग एक प्रयोग में पढ़ चुके थे कि प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वह प्रकाश संश्लेषण के बाद मुक्त होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पौधे जो सांस लेते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधे भी जिस तरह से मनुष्य सांस के रूप में कार्बन ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, पौधे भी प्रयोग करते हैं। लेकिन दिन के समय क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे हम लोग को लगता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि पौधे जब शोषण के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं, उसके बाद वह तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है तत्काल पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। इससे हमको लगता है कि पौधे श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। एक्चुअल आप समझ गए कि पौधे भी सांस के रूप में ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। आप रात के समय सोचिए कि रात के समय तो सूर्य होता नहीं है, और जब रात के समय सूर्य नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होगी? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसलिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं तो वहां से ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होगा। यानी रात में पेड़ पौधे से भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेंगे जब सांस वो छोड़ेंगे। समझ में आया कि पौधे जो है वह ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन जो है वह दिन के टाइम छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ते हैं, और रात में चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है इसीलिए उससे ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होते। यानी जो मुक्त होगा सांस के छोड़ने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट मैटर था। अब आते हैं मेन टॉपिक पर हम लोग कि पौधों में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है। देखिए, मनुष्य के लिए तो एक निश्चित अंग है कि वह नाक से ही सांस लेगा, लेकिन पौधे में जो है श्वसन के लिए वह अलग अलग हिस्से पाए जाते हैं। वह पत्तियों के द्वारा सांस लेता है, वह तना के द्वारा सांस लेता है, वह जड़ के द्वारा सांस लेता है, या तीनों से सांस लेता है। तो देखिए, पत्ती में जो है, पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र मतलब बिल्कुल छोटा छोटा छिद्र। तो पत्ती में सांस लेने के लिए क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। जबकि तना में भी आप देखे होंगे, तना मतलब हुआ उसका डाली मोटा हिस्सा, उसमें भी आपको हल्का हल्का ऊपर से छेद टाइप का दिखाई देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं वात रंध्र। क्या बोलते हैं? वात रंध्र। तो पौधे जो है पत्ती के जो रंध्र है उससे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। डाली या तना का जो वात रंध्र होता है उससे जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जबकि जड़ जो है, जड़ आप लोग देखे होंगे, यदि आपको छोटा गाछ है, छोटा पौधा है, उसको उखाड़िएगा तो जड़ में जो है, जड़ में पतला पतला एक तरह से रोम टाइप का दिखाई देगा, बाल से थोड़ा मोटा होता है, तो उसको बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं उसको? मूल रोम। और पौधे का जो जड़ होता है इन्हीं मूल रोम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र के मदद से ऑक्सीजन अंदर जाता है और उसको जड़ के मूल रोम खींचते हैं। लेकिन जब पौधा बहुत पुराना हो जाता है तो उसका जड़ भी मोटा ताजा हो जाता है। आप यदि कोई पुराना पौधा को देखिएगा, उसका जड़ जो है बहुत दूर दूर तक जाता है। कभी काट करके देखिएगा, बिल्कुल मोटा टाइप का उसका जड़ होता है। तो उसमें मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। जो पुराने पौधे होते हैं उसमें मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। तो उसमें क्या पाए जाते हैं? तो उसमें जो है जिस तरह से डाली में, जिस तरह से तना में वात रंध्र पाए जाते हैं, उसी तरह से पुराने पौधे की जड़ में वात रंध्र पाए जाते हैं। और उसी वात रंध्र की मदद से पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। समझ में आ गया बात? तो इस तरह से पेड़ पौधे
सांसों का या श्वसन का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जो जलीय पौधा होता है वह भी विसरण क्रिया के द्वारा जल से ऑक्सीजन को खींचते हैं। ये विसरण का क्या मतलब हुआ? विसरण का सीधा सीधी मतलब ये आप समझो कि आप मान लिया जाए रूम में खड़े हो, रूम के एक छोर पर खड़े हो, रूम के गेट के पास जो है एक अगरबत्ती जला दिया, तो क्या होगा? वह जो अगरबत्ती का गंध है या सुगंध है वह आपके पास पहुंचेगा। किससे? वायु से होते हुए। तो वह प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाया? विसरण, वायु के माध्यम से पहुंचना। तो खैर इसमें जो है, इसमें भी पेड़ पौधे जो जलीय पौधे होते हैं वो विसरण के माध्यम से जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे जो है दिन के समय ऑक्सीजन मुक्त करते हैं जबकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड ही मुक्त करते हैं। एक्चुअल में पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही मुक्त करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, चलिए इस पर आप डिस्कस कर लेते हैं। पौधों में श्वसन, तो जैसा हमने आपको बताया उससे हम वही चीज नोट्स के रूप में लिखा हुआ है। पौधों में श्वसन का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पुराने वृक्ष के तनों की करीब त्वचा पर स्थित वातरंध्र, मतलब क्या कि पत्ती में जो छेद होता है उसको रंध्र और तनों में जो छेद होता है उसको वातरंध्र कहते हैं। तो त्वचा पर स्थित वातरंध्र एवं अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। जड़ों से निकलने वाला मूल रोम से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। पुराने जड़ों में मूल रोम नहीं होते हैं। ऐसी जड़ों में तने की कड़ी त्वचा की तरह वातरंध्र होते हैं। इन्हीं वातरंध्रों के माध्यम से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन गैस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जलीय पौधे भी विसरण की क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा श्वसन क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। इस प्रकार पौधों में गैसों का विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है। तो समझ गए कि पेड़ पौधे किन किन माध्यम से सांस लेते हैं? पेड़ पौधे तीन जगह से सांस लेते हैं। पत्ती से, पत्ती में रंध्र होता है। तना से, तना में वातरंध्र होता है। जड़ से, जड़ में जो है मूल रोम होता है, या फिर यदि पुराना वृक्ष है तो उसके जड़ में वात रंध्र होते हैं। और जलीय पौधा विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। समझ गए बात को? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।